Sexual offenses. Sexual offenses are acts of illegal sexual intercourse with another person or with an animal or any other illegal act to obtain sexual gratification. Offenses means क्या है? An illegal action or a breach of a law. So, when we talk about the sexual activity in the human being, then it is categorized as in two ways. Either could be natural activity or it could be an unnatural activity. The natural activity it includes those offenses which are committed in order of law. Penetration of the vagina by the penis. Natural activity is where the law of nature is maintained. The sexual intercourse shall happen for the purpose of reproduction, and that means there should be penile penetration of the vagina. And it includes rape, adultery, and incest. And in unnatural sexual offenses where the law of nature is not maintained, it includes sodomy, buccal coitus, and tribalism. In this slide, we will discuss about the rape. Under the Criminal Law Amendment Act 2013, which came into the force on the 3rd day of June 2013, under Section 375 IPC, rape has been defined. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम जो कि 2013 के तहत आया था और उसके बाद उसमें कुछ संशोधन हुए, कुछ चेंजेस हुए, जो कि 3 जून 2013 में आया अगेन. उसमें जो सेक्शन है 375 आईपीसी, उसमें रेप को इस प्रकार डिफाइंड किया गया है. A man is said to commit rape if he एक आदमी जिसने कि रेप किया है कब माना जाएगा? तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person. मेल पर्सन जो कि पेनिस को पेनिट्रेट करता है into the vagina, वजाइना में या माउथ में या यूरेथ्रा में या फिर एनस में, या वुमन को बाध्य करता है ऐसा करने के लिए, या वुमन को बाध्य करता है कि वो किसी और अदर पर्सन के साथ ऐसा करे. सेकेंड पॉइंट है इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द पेनिस. यहाँ पे कहा गया है कि अगर पेनिस के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट वो इंसर्ट करता है या कोई अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इंसर्ट करता है इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, या वुमन को बाध्य करता है ऐसा करने के लिए, या वुमन को बाध्य करता है कि वो अदर पर्सन के साथ ऐसा करे. थर्ड पॉइंट में कंसिडर किया गया है कि मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ वुमन, कि वुमन के किसी भी बॉडी के पार्ट को या ऑर्गन को मैनिपुलेट करता है पेनिट्रेशन के लिए, या वुमन को बाध्य करता है ऐसा करने के लिए, या वुमन को बाध्य करता है कि वो अदर पर्सन के साथ ऐसा करे, तो ये कंडीशंस रेप में कंसिडर होंगी. एंड नेक्स्ट है अप्लाई हिज माउथ टू द वजाइना, या अपना जो माउथ है उसको अप्लाई करता है वजाइना में, यूरेथ्रा या एनस ऑफ द वुमन, या वुमन को बाध्य करता है कि वो ऐसा करे, या वुमन को बाध्य करता है कि वो अदर पर्सन के साथ ऐसा करे, तो इट विल ऑल्सो कंसिडर इन द रेप. नेक्स्ट है अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शंस. अब रेप क्या है उसमें 7 पॉइंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट है अगेंस्ट हर विल. अगर जो सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिट्रेशन जो हुआ है
वो उसकी बिना इच्छा शक्ति के हुआ है। सेकंड में ये बोला गया है कि विदाउट हर कंसेंट, उसका कंसेंट नहीं था, उसके बावजूद उसके साथ ऐसा हुआ है। दोनों कंडीशंस अलग अलग है। फर्स्ट कहता है बिना इच्छा शक्ति के हुआ है, सेकंड बोल रहा है कि बिना मर्जी के हुआ है। थर्ड में बोला गया है अगर कोई भी इंसान, कोई भी मेल पर्सन है जो डरा धमका कर जबरदस्ती से उसके साथ कंसेंट लेता है और उसके बाद पेनिट्रेशन करता है, तो इट विल ऑल्सो कंसिडर इन रेप। इसमें कंसेंट तो मिला है, लेकिन कंसेंट एक डेंजर सिचुएशन में मिला है, तो वो मान्य नहीं होगा। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, इस केस में बोला गया है कि फीमेल को ये लगता है कि जिस मेल के साथ वो सेक्सुअल एक्टिविटी या पेनिट्रेशन हो रहा है उसके साथ, वो जो मेल पर्सन है इन फ्यूचर उसका हस्बैंड बनेगा या उसके साथ वो सेफ है। इस कंडीशन में वो सेक्सुअल एक्टिविटी करती है, लेकिन इन फ्यूचर उसको पता चलता है कि वो जो मेल पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड है, या बाद में उसे पता चलता है कि उसका जो मेल पार्टनर है वो शादी के लिए मुकर गया है, तो ये कंडीशन भी रेप के अंदर कंसिडर होगी। देन नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है अगर फीमेल मेंटली अनसाउंड है या अल्कोहलिक है या इंटॉक्सिकेटेड है, प्रॉपरली डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं है, या उसको किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में दिया गया है, तो उस कंडीशन में भी वो रेप में कंसिडर होगा, क्योंकि उसने जो कंसेंट दिया है वो माना नहीं जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है अगर फीमेल की एज अंडर 18 ईयर है, अगर उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी होती है विद कंसेंट या विदाउट कंसेंट, तो वो रेप में कंसिडर होगा। सेवंथ पॉइंट में बताया गया है कि व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट द कंसेंट, मतलब वो माइनॉरिटी एज में है, उसे कंसेंट का मीनिंग ही नहीं पता है, या वो कंसेंट के साथ जो लैंग्वेज है उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, तो इट विल ऑल्सो कंसिडर इन रेप। इस कंडीशंस में क्या है, अगर फीमेल 16 ईयर से कम एज की है, उसके साथ ऐसा कुछ होता है, तो वो रेप में ही कंसीडर होगा, डजंट मैटर कि वो कंसेंट दिया है या नहीं दिया है। इसमें दो एक्सेप्शनल पॉइंट है। फर्स्ट में बोला है कि मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट रेप। अगर मेडिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग चेकअप अगर पेनिट्रेशन होता है तो वो रेप में कंसिडर नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय ए मैन विद हिज ओन वाइफ, अपनी जो मेल पर्सन है वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट करता है, द वाइफ इज नॉट बीइंग अंडर 15 इयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। और वाइफ की जो एज है वो 15 ईयर या उससे ज़्यादा है, तो वो रेप में कंसिडर नहीं होगा। नाउ पनिशमेंट फॉर द रेप। The punishment for rape is defined under section IPC 376। अब 376 में क्या बोला गया है, if once rape is proved then minimum जो punishment है वो 7 years की है। It depends upon the case and it can go up to the life imprisonment। Then in 2013 5 सब क्लॉजेस या 5 सब सेक्शंस एडेड किए गए हैं 376 में। तो ये 376 से 376 A to E तक है, जो 5 सब सेक्शंस इसमें ऐड किए गए हैं। 376 IPC पनिशमेंट फॉर रेप में एक्सटेंड फ्रॉम 7 ईयर्स, जो मिनिमम है वो 7 ईयर्स है, तो इट कैन गो अप टू द लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। अगर वुमन rape is his wife and not under 12 years, the imprisonment may extend to 2 years with or without fine।
वुमन जिसके के साथ रेप हुआ है और जो कि उसकी वाइफ है, जो कि या तो 12 इयर्स की है या उससे ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो पनिशमेंट है वो 2 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है एंड लाइबल टू फाइन ऑल्सो। इन 376 में ये बोला गया है व्हेन द विक्टिम नॉट बीइंग द वाइफ इज बिलो 16 इयर्स द सेक्सुअल इंटरकोर्स अमाउंट टू रेप इज कॉल्ड स्टेटरी रेप। यहाँ पे जो एज है वो बिलो 16 इयर्स है, तो उस कंडीशन में जो कंसिडर करेंगे रेप उसको हम स्टेटरी रेप कहेंगे। यहाँ पे कंसेंट है या नहीं है डजंट मैटर। यहाँ पे ये मैटर करता है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है जिसके साथ में, वो उस टाइम पे उसकी एज जो है वो बिलो कंसेंट है। पीपल हु आर अंडर एज, जो अंडर एज हैं, कैन नॉट लीगली कंसेंट, जो लीगली कंसेंट नहीं दे सकते हैं, उन्होंने सेक्स किया है, सो एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी विद देम वायलेट्स द लॉ। तो ऐसी वुमन जो कि अंडर एज है कंसेंट के लिए, जिसके साथ किसी भी टाइप की सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो वो अनलॉफुल है। 376 ए में क्या बोला गया है? 376 ए कहता है कि अगर कोई मेल फीमेल के साथ जबरदस्ती करता है और उस कंडीशन में वो या तो उसकी डेथ हो जाती है या वो वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, कोमा में चली जाती है, या उसकी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है, उस कंडीशन में एक्यूज्ड को मिनिमम 20 इयर्स तक का पनिशमेंट होगा एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू द लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे जो एक्यूज है उसकी जो नेचुरल लाइफ है वो लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, मतलब उसको लाइफ टाइम तक सजा होगी, उसको जेल में रहना पड़ेगा टिल हिज। देन 376 ए बी क्या कहता है? 376 ए बी कहता है कि कोई भी मेल अगर ऐसी लड़की के साथ रेप करता है जिसकी एज 12 इयर्स है या उससे कम है, तो उसे मिनिमम 20 ईयर का इम्प्रिजनमेंट या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और ही इज ऑल्सो लाइबल टू फाइन। थ्री सेवेंटी सिक्स बी में कहा गया है अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों अलग रहते हैं और ड्यूरिंग सेपरेशन उसका हस्बैंड जोर जबरदस्ती से घर पे आता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, उस केस में उस कंडीशन को रेप में कंसिडर करेंगे और उस कंडीशन में उसको मिनिमम 2 ईयर की पनिशमेंट हो सकती है एंड इट कैन गो अप टू 7 इयर्स विद द फाइन। 376 में बोला गया है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उस वुमन के साथ जिसके साथ रेप हुआ है उसकी कस्टडी में ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट है या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल, वहां पे पुलिस या रिमांड होम का कोई भी मेल उस फीमेल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो वो रेप में कंसिडर करेंगे एंड उसके लिए उसका पनिशमेंट जो मिनिमम है वो तो रहेगा ही एंड इट कैन गो एक्सटेंड अप टू 5 इयर्स एंड ऑल्सो लाइबल। अगर डॉक्टर या हॉस्पिटल के स्टाफ ने उस फीमेल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की है तो रेप में माना जाएगा एंड उसका पनिशमेंट भी एक्सटेंड होकर 5 इयर्स तक जा सकता है, ऑल्सो लाइबल विद द फाइन। देन है 76 डी जो कि गैंग रेप के बारे में बताया गया है।
यहाँ पर एक मेल या उससे अधिक एक जैसी मंशा के साथ, मतलब बुरे इरादे के साथ फीमेल के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो रेप में कंसिडर होगा। और रेप में कंसिडर होने के बाद उसका जो पनिशमेंट है वो मिनिमम 20 ईयर्स का रहेगा, जो कि मैक्सिमम जा सकता है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। अब 36E क्या कहता है? अगर कोई भी ऐसा आदमी जो दोषी पाया जाता है जिसने 376, 376A या 376D में पहले भी कोई पनिशमेंट उसे मिला है या ऐसा कोई चार्ज पहले से उस पर लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को लाइफ टाइम का इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट रहेगा। मतलब उसकी जो नेचुरल लाइफ है वो उम्र कैद में कन्वर्ट हो जाएगी टिल हिज डेथ। मेडिको लीगल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ द रेप। यहाँ पे सबसे पहले तो विक्टिम जब डॉक्टर के पास आती है एग्जामिनेशन के लिए, तो एग्जामिनेशन रूम में फीमेल स्टाफ का होना ज़रूरी है अगर फिजिशियन एक मेल है तो। अगर फीमेल स्टाफ नहीं है तो उसके क्लोज फैमिली मेम्बर्स का कोई भी एक मेंबर स्पेशली फीमेल वहाँ प्रेजेंट हो तो विक्टिम को मेंटली जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट है कि जो डॉक्टर है वो विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट कर सकता है विदाउट FIR। यहाँ पे पुलिस रिक्विजिशन इज नॉट मैंडेटरी, it's totally depend on the victim. After medical examination, doctor can inform to police accordingly. But if the victim come to the hospital only for the treatment purpose, and here the doctor is not bound to inform the police if the victim is not willing to do. So it comes under the section 39 CRPC. Then जो रिफ्यूजल प्रपोजल है विक्टिम के द्वारा उसको डॉक्टर को वेल डॉक्यूमेंटेड मेंशन करना होगा फॉर द फ्यूचर सेफ्टी। इस कंडीशंस में ना ही कोर्ट और ना ही पुलिस विक्टिम को फोर्स कर सकती है गो थ्रू द मेडिकल एग्जामिनेशन, जब तक कि विक्टिम अपना कंसेंट नहीं देता है या उसके गार्जियंस उसका कंसेंट नहीं देते हैं, तब तक कोर्ट और पुलिस विक्टिम को फोर्स नहीं कर सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए। विक्टिम जिसकी एज 12 ईयर है या उससे ज़्यादा है तो उसका रिटन कंसेंट लेना होगा फॉर द एग्जामिनेशन। एंड नेक्स्ट है इफ द एज ऑफ द पर्सन इज लेस देन 12 ईयर या फिर जो विक्टिम है वो मेंटली अनसाउंड है, तो जो कंसेंट है वो उसके लीगल पेरेंट्स लीगल गार्जियंस देंगे या डॉक्टर जब कोई ऐसा प्रोसेस करता है लाइक वेजाइनल एग्जामिनेशन या रेक्टल एग्जामिनेशन, कोई भी इंटरनल एग्जामिनेशन परफॉर्म करता है तो एज ऑफ द कंसेंट हैज टू बी 18 ईयर्स एंड अबव। जब भी हम मेडिको लीगल एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंसिडेंट्स, सेक्सुअल हिस्ट्री, ये सब कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले जब भी डॉक्टर एग्जामिनेशन करता है विक्टिम का तो उसका कंसेंट लेता है। कंसेंट की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि विक्टिम को ईजीली समझ में आए या उसके साथ जो भी है पेरेंट्स लोकल गार्जियंस जो भी हैं उनको वो लैंग्वेज ईजीली समझ में आए। अगर विक्टिम की एज है कंसेंट देने के लिए तो विक्टिम का कंसेंट लेंगे। अगर वो मेंटली अनसाउंड है या अंडर एज है तो हम लीगली जो गार्जियन है उनका कंसेंट लेंगे।
एंड हमें उनको समझाना है कि हम मेडिको लीगल एग्जामिनेशन में क्या क्या प्रोसीजर इंक्लूड करेंगे, क्या क्या मटेरियल उसके बॉडी से कलेक्ट करेंगे और क्या क्या फोटोग्राफ्स हम ले सकते हैं। ये सब विक्टिम को एज वेल एज उनके गार्जियंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। एज ए डॉक्टर आपको विक्टिम और उसके पेरेंट्स को ये बताना है कि आप इन चीज़ों को रिफ्यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर इन चीज़ों को आप रिफ्यूज़ करते हो तो इन फ्यूचर ये आपके अगेंस्ट जा सकती है। उसके बाद पेशेंट के विक्टिम के उसके गार्जियंस के सिग्नेचर लेने हैं, थंब इम्प्रेशन लेना है, विटनेस का कंसेंट लेना है, उसकी सारी डिटेल्स आपको लेनी है वहाँ पर। उसके बाद विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको डॉक्यूमेंटेड करना है। बेटर है कि 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप वहाँ पे मेंशन करो। देन हम लोग पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं। अब हिस्ट्री में हम क्या पूछ सकते हैं, डिटेल हिस्ट्री लेंगे। डिटेल हिस्ट्री में हम इंसिडेंटल हिस्ट्री लेंगे, उसका पास हिस्ट्री लेंगे, उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है और वेल डॉक्यूमेंटेड करनी है। और हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई वर्ड्स यूज़ ना करें जो लीगली अलाउड नहीं है एज ए डॉक्टर। देन जनरल मेडिकल हिस्ट्री में हम क्या लेंगे कि पेशेंट की कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री है जहाँ पे वो किसी इलनेस से सफ़र कर रही है या उससे रिलेटेड कोई मेडिसिन वो ले रही है पहले से, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर उसे है या अदर कोई इंजरी है जिसके लिए वो मेडिकेशन पर है। देन नेक्स्ट हम उसका सेक्सुअल हिस्ट्री ले सकते हैं। सेक्सुअल हिस्ट्री में आप उसकी प्यूबर्टी एज, मीनार्की, उसका LMP, ये सारी हिस्ट्री डिटेल में लेनी है आपको। देन जब इंसिडेंट हुआ तो क्या वो मेंस्ट्रुएशन में पीरियड में थी या नहीं थी, वो हिस्ट्री आपको लेनी है। देन उसकी आपको ऑप्स हिस्ट्री लेनी है कि जब उसके साथ ऐसा हुआ तो वो क्या प्रेग्नेंट थी। उसके बाद उसकी गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री आपको लेनी है कि वो किसी भी गायनिकोलॉजिकल डिजीज़ या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से सफ़र है, अगर पास्ट में हुई है तो क्या उसने ट्रीटमेंट लिया है। देन उसके बाद उसकी अबॉर्शन हिस्ट्री, मिसकैरेज हिस्ट्री, ये सब हिस्ट्रीज आपको लेनी है और प्रॉपरली वेल डॉक्यूमेंटेड करनी है। उसकी मैरिटल हिस्ट्री भी आपको है, वो भी डॉक्यूमेंटेड करनी है। एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट वो मैरिड है या अनमैरिड है, ये हिस्ट्री आपको लेनी है। देन नेक्स्ट हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद क्या उसने क्लोथिंग चेंज किया, क्या उसने अपने टीथ को ब्रश किया है, क्योंकि अगर इन केस ऑफ बक्कल कोइटस है तो spermatozoa can be found in buccal cavity up to 9 hours if she have not brushed or not eaten or not drinking anything। और क्लोथिंग के केसेस में क्लोथिंग कैन प्रोवाइड द लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग seminal fluid, blood stains for the cross examination with the accused। देन हम उससे पूछ सकते हैं जब इंसिडेंट हुआ तो क्या वो इंटॉक्सिकेटेड थी, अल्कोहलिक थी, उस टाइम पे वेल ओरिएंटेड थी या नहीं थी, क्या उस टाइम पे उसके साथ कोई कॉन्डोम, लुब्रिकेंट या किसी जेली का यूज़ हुआ है, या जो पेनिट्रेशन हुआ है वो वेजाइनल था, रेक्टल था, एनल था या बक्कल था। ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन उससे पूछने हैं। जब इंसिडेंट हुआ तो क्या कंप्लेन ऑफ पेन थी, क्या किसी भी टाइप का कोई डिस्कम्फर्ट उस टाइम पे हुआ या अब कोई डिस्कम्फर्ट या पेन है उसको, उस टाइम पे ब्लीडिंग हुई या अभी कोई कंप्लेन है ब्लीडिंग का उसको। ये सारे क्वेश्चन आपको विक्टिम से पूछने हैं। जब इंसिडेंट हुआ तो क्या विक्टिम ने उनके अगेंस्ट कुछ इंस्ट्रूमेंट या फाइट करने के लिए नेल्स का यूज़ किया या किसी भी टाइप की कोई फाइट उनके अगेंस्ट हुई है, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन आपको उनसे पूछने हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का जो विक्टिम है उसका वेट लेंगे, अपीयरेंस लेंगे, हाइट लेंगे एंड वेट
चेक करेंगे। देन उसका डेंटल फॉर्मूला चेक करेंगे, अगर कोई बाइट मार्क्स है तो वो लेंगे या उसका फोटोग्राफिक एविडेंस ले सकते हैं टू कोरिलेट विद द एक्यूज्ड पर्सन। देन उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर चेक करेंगे, क्या एज के साथ वेल डेवलप्ड है या नहीं है। देन उसके वाइटल्स चेक करेंगे, वाइटल्स में हम बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे। देन उसका मेंटल स्टेटस कैसा है एट द प्रेजेंट वो चेक करेंगे। जो विक्टिम है वो कॉन्शियस है, वेल ओरिएंटेड है या अनकॉन्शियस है। Then look for the gait if there is any pain, gait is slightly unsteady हो सकता है तो gait चेक करेंगे। देन उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ फिंगर नेल करेंगे, इफ शी वुड हैव रेज्ड टू स्ट्रगल विद एक्यूज्ड देन हमें नेल्स में फाइंडिंग मिल सकती है। एंड उसके बाद बाइट मार्क्स देखेंगे बॉडी पे, किसी भी टाइप का बाइट मार्क्स है या चीक्स पे या बॉडी पे या लिप्स पे या किसी भी टाइप का कोई डिस्चार्ज है बॉडी के थ्रू या फिर ब्रेस्ट से कोई डिस्चार्ज है। देन एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथिंग, विक्टिम को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दैट एंड्रेस टू हरसेल्फ। देन एंड्रेस होने के बाद उसको हम वाइट क्लोथिंग या वाइट शीट पे खड़ा करेंगे और चेक करेंगे कोई फॉरेन बॉडी या कोई भी हेयर या ब्लड स्टेन्स या कोई डिस्चार्ज, मड, ग्रास और एनी एविडेंस जो है वो उस क्लोथिंग पेपर पे हम कलेक्ट कर लेंगे अगर होगा तो, का या कोई विजिबल साइन है बॉडी के ऊपर तो वो केयरफुली चेक करेंगे। उसके क्लोथिंग को चेक करेंगे कि कोई हुक या बटन है या नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि अगर इन केस ऑफ स्ट्रगल दैट वुड बी एनी बटन और हुक लॉस आउट हो सकता है। जो क्लोथिंग है विक्टिम के वो हम प्रिजर्व करेंगे फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन। Also can find out the stain on clothing and body by using the अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करेंगे ताकि हम अच्छे से एग्जामिनेशन कर सकें। देन अगर इंजरी है तो एग्जामिनेशन ऑफ इंजरी, स्कार्स, स्टेन ऑन द बॉडी चेक करेंगे। एंड इंजरी का डिटेल हम लोग मेंशन करेंगे, साइज ऑफ इंजरी, नेचर ऑफ इंजरी, साइट ऑफ इंजरी, टाइप ऑफ इंजरी, किस वेपन के थ्रू इंजरी हुई है और हम फोटोग्राफ भी ले सकते हैं एज एविडेंस। And also can look for the retache on the face and conjunctiva in cases of partial asphyxia। एंड फिर हम लोकल एग्जामिनेशन का, इन लोकल एग्जामिनेशन हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंस्पेक्शन, देन पाल्पेशन, साइमल्टेनियसली हम सैंपल भी कलेक्ट करेंगे। हम क्यूबिक हेयर का एग्जामिनेशन करेंगे, अगर मेटेड है तो हम उनको कट करके एज ए सैंपल कलेक्ट करेंगे। देन देखेंगे कि फॉरेन बॉडी है या नहीं है वहाँ पे। देन हम वल्वा एग्जामिनेशन करेंगे, लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा, रेड है, इन्फ्लेम्ड है या फ्लैशी है। देन वेजाइनल कैनाल चेक करेंगे, फिल्ड विद ब्लड और नॉट या फिल्ड विद एनी डिस्चार्ज, सीमन भी हो सकता है तो उसका प्रेजेंस हम चेक करेंगे। Then look for the hymen, intact है, tone है। In case where the victim is virgin, you can find out the recent tear। और बेसिकली जो टीयर होगा वो 6 o'clock पोजिशन में होगा। देन एजेस चेक करेंगे, हाइमन हील्ड विद इन वीक बट यूनाइट नहीं होता है तो हाइमन चेक करके हम पता कर सकते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। देन फोर्सेट एंड पोस्टीरियर कमीसर चेक करेंगे, पोस्टीरियर कमीसर 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड टुवर्ड्स द एनस होता है तो वहाँ पे किसी भी टाइप का कोई इंजरी है या नहीं है वो चेक करेंगे। किसी भी टाइप का डिस्चार्ज है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उससे रिलेटेड एविडेंस है या नहीं है वो चेक करेंगे। एनी अदर स्टेन्स और फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है या नहीं है वो चेक करेंगे। देन डिजिटल वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड वेजाइनल स्पेकुलम एग्जामिनेशन या एनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं।
ये एग्जामिनेशन जो होंगे वो तभी होंगे जब पेशेंट का कंसेंट है और कंसेंट के साथ उसकी एज एटलीस्ट 18 ईयर्स है। पहले जो होता था वो 2 फिंगर टेस्ट होता था। इफ 2 फिंगर पास थ्रू द वजाइना इजीली सेट द टेस्ट इज पॉजिटिव, बट नाउ डेज 2 फिंगर टेस्ट नोट टू बी डन। So doctor can do the vaginal examination for the details. जो भी वजाइनल एग्जामिनेशन है वो हम लिथोटोमी पोजीशन में करेंगे। इफ डॉक्टर कैन सी देर इज एनी प्रेजेंस ऑफ सीमन या कोई ब्रूज है, अब्रेजन है, लेसरेशन है वजाइना, तो वो इस एग्जामिनेशन में आपको दिखेगा। तो आप वहाँ से स्वैब कलेक्ट कर सकते हैं या फिर फोटोग्राफिक एविडेंस ले सकते हैं। देन ओरल कैविटी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर बकल कोल्टस हुआ है विक्टिम के साथ तो वहाँ पे आपको डिस्चार्ज प्रेजेंट मिलेगा। इन बकल कोल्टस द स्पर्मेटोजोआ की प्रेजेंस भी आपको मिल सकती है। देन हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हम CNS, CVS, रेस्पिरेटरी, JIT एग्जामिनेशन कंसिडर करेंगे। तो इन सब एग्जामिनेशन जो भी करेंगे हम उनको वेल डॉक्यूमेंटेड करेंगे, तो इससे हमें हेल्प मिलेगी क्रॉस एग्जामिनेशन में। देन हम जो स्वैब लेते हैं उनको लैब टेस्टिंग के लिए सेंड कर देते हैं। उसके बाद लोकल एग्जामिनेशन में हम टोल्यूडिन ब्लू डाई टेस्ट भी कर सकते हैं। टोल्यूडिन ब्लू डाई इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से अगर कोई भी इंजरी है वो क्लियरली विजिबल नहीं होती है, तो विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस ब्लू डाई का यूज़ किया जाता है। तो हमें जो भी अब्रेजन है, लेसरेशन है, वो इजीली विजिबल होंगे, तो इसलिए हम टोल्यूडिन ब्लू डाई यूज़ कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर नीडेड है तो हम करते हैं। अगर करते हैं तो उनका फोटोग्राफिक एविडेंस भी विद द परमिशन ऑफ विक्टिम या पेरेंट्स ले सकते हैं। देन लैब इन्वेस्टिगेशंस में क्या करते हैं हम लोग, सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। सैंपल्स need to be collected simultaneously while you are doing inspection or palpation, but mention these separately. देन हम इसमें क्या क्या ले सकते हैं, हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। 2 बोतल ब्लड लेते हैं, एक 2 ml बोतल ब्लड लेते हैं एंड द सेकेंड इज 5 ml ऑफ ब्लड कलेक्ट करते हैं, और इनको हम फर्दर सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंड करते हैं, जहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट होता है और अदर फाइंडिंग्स जो नेसेसरी होती है वो हमें कलेक्ट होती है। देन हम यूरिन ले सकते हैं फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट एंड अदर टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग के लिए। देन वेजाइनल स्वैब ले सकते हैं, स्मीयर ले सकते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ सीमन या एनी डिस्चार्ज। देन पीस ऑफ क्लोथिंग लेते हैं, जो भी हम लैब इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजते हैं। अगर क्लोथिंग में सीमन डिस्चार्ज हुआ है या ब्लड के स्टेन्स है या मर्ड है तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। देन लैब इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम प्यूबिक हेयर्स अगर मेटेड है तो क्रॉस एग्जामिनेशन के कंपेयर करने के लिए हम प्यूबिक हेयर मेटेड है या लूज हेयर्स वहाँ पे हैं तो वो कलेक्ट करेंगे। देन वेजाइनल एस्पिरेट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर फॉर्निक्स लेते हैं, पेरिनियल स्वैब्स लेते हैं, यूरेथ्रल स्वैब्स लेते हैं, स्वैब्स फ्रॉम द ब्रेस्ट, चीक्स, बाइट रीजन्स। तो अगर एनी डिस्चार्ज है तो वो हम कलेक्ट करेंगे। तो ये सारे सैंपल्स हम कलेक्ट करते हैं, देन इनको लेबल्ड करते हैं, सील्ड करते हैं एंड एग्जामिनेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए सेंड करते हैं एंड हैंडेड ओवर टू द पुलिस या पुलिस स्टेशंस। एंड हम अपना ओपिनियन भी मेंशन करते हैं, वो ओपिनियन हम लोग
डॉक्यूमेंटेड करके सबमिट करते हैं। यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ हम एथेनॉल की प्रेजेंस भी है या नहीं है, एक्यूज्ड ने यूज़ किया है कुछ टॉक्सिकेटेड ड्रग का, तो वो यूरिन और ब्लड के थ्रू हमें पता लग सकती है। Then medical legal examination of accused in a case of alleged rape. अगर accused का एग्जामिनेशन भी सेम फिजिशियन करता है, वो फिजिशियन जिसने विक्टिम का एग्जामिनेशन किया है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है and can be done with or without consent. The examination of the clothing garments for the recent seminal stains. तो जो क्लोथिंग है, गारमेंट्स है, उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सेमाइनल फ्लूइड या कोई डिस्चार्ज है या नहीं है। देन एग्जामिनेशन ऑफ जेनाइटेलिया फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी, सेक्सुअली जो ऑर्गन्स है उसके एज के साथ वेल डेवलप्ड है या नहीं है, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से उसका एज कंफर्म हो सकता है, तो उसके लिए हम सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन चेक करेंगे। प्रीप्यूज एग्जामिनेशन करते हैं, सर्कमसाइज्ड है या नहीं है, एब्सेंस ऑफ स्मिग्मा चेक करेंगे। स्मिग्मा इज द डेड स्किन सेल्स होती हैं जो अंडर द प्रीप्यूज होती हैं। Then examination of shaft of the penis for the presence of vaginal epithelial cells, और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कलेक्ट करते हैं। This is done by wiping off the shaft with the clean moist filter paper, और फिर फिल्टर पेपर का एग्जामिनेशन करते हैं with the Rogel's iodine. अगर ब्राउन कलर है तो इट इंडिकेट्स द पॉजिटिव टेस्ट। देन जो पेनिस है उसको वॉश आउट करते हैं विद सेलाइन एंड मटेरियल को एज ए सैंपल कलेक्ट करते हैं एंड देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ वेजाइनल एपिथेलियल और डेड स्किन इज प्रेजेंट और नॉट। देन फ्रेनुलम एग्जामिनेशन करते हैं कि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ टीयर है या नहीं है। अगर फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स है वहाँ पे तो आपको टीयर ऑफ द फ्रेनुलम मिलेगा वहाँ पे, या फिर अदरवाइज प्रेजेंस ऑफ ब्लड स्टेन्स फ्रेश है या ड्राइड है। देन सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए ब्लड सैंपल्स लेते हैं एंड सेम हिस्ट्री लेते हैं whether the accused is well oriented or not, तो एग्जामिनेशन करते हैं उसका। तो इंसिडेंटल रिलेटेड हिस्ट्री पूछते हैं, टाइम प्लेस डेट क्या है। देन एग्जामिनेशन में हम ये पूछ सकते हैं कि क्लोथिंग चेंज हुए हैं या सेम क्लोथिंग है, या इंसिडेंट के बाद उसने क्लोथिंग चेंज किया है, उसने बाइलिन लिया है, या उसने अपने टीथ को ब्रश किया है या नहीं किया है। उसका डेंटल फॉर्मूला चेक करेंगे। डेंटल फॉर्मूला से हम अगर विक्टिम पे बाइट मार्क्स के प्रेजेंस मिलता है तो पोस्ट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होता है। एनी काइंड ऑफ इंजरी बॉडी पे है या नहीं है। देन उसके दोनों हाथों के जो नेल्स है सेपरेटली हम वाइट पेपर शीट पे कलेक्ट करेंगे फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन। देन जनरल एग्जामिनेशन में उसका बिल्ड अपीयरेंस हाइट चेक कर सकते हैं। देन उसके वाइटल्स लेंगे, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, उसका मेंटल स्टेटस, या वो टॉक्सिकेटेड है या किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में है तो उसका गेट चेक करेंगे, अनस्टडी है, स्लर्ड स्पीच है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है। पीपल एग्जामिनेशन करेंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि वो किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में है या अल्कोहलिक है। फॉर द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल वी कैन do the other test also.
बॉडी चेक करेंगे, पेशेंट को सॉरी एक्यूज्ड को बोलेंगे कि खुद को एंड्रेस करें, बॉडी एग्जामिनेशन करेंगे, कोई स्ट्रगल मार्क्स है, कोई स्कार मार्क्स है, कोई फॉरेन बॉडी मर्ड ग्रास बॉडी पे प्रेजेंट है या नहीं है, और एग्जामिनेशन करेंगे क्लोथिंग का कि जो क्लोथिंग पे बटन्स है या हुक्स हैं वो प्रॉपर हैं या उनमें से कुछ लॉस हुआ है, उसके जो क्लोथिंग है वो प्रिजर्व करेंगे फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन। देन अगर इंजरी है तो एग्जामिनेशन ऑफ इंजरी, स्कार, स्टेन्स ऑन हिज बॉडी। देन प्यूबिक हेयर्स चेक करेंगे, मैटेड है तो हम सैंपल के लिए कलेक्ट करेंगे कट करके, लूज हेयर्स हैं तो वो कलेक्ट करेंगे एज ए सैंपल्स। देन प्रेजेंस ऑफ एनी लुब्रिकेंट्स, प्रेजेंस ऑफ फीकल मटेरियल अगर एनल इंटरकोर्स हुआ है एक्यूज के थ्रू तो हमें फीकल मटेरियल मिलेंगे वहाँ पे, तो एज ए सैंपल हम कलेक्ट कर सकते हैं। देन सिस्टमिक एग्जामिनेशन, CNS, CVS, GIT, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन करेंगे। देन हम उसके सैंपल्स लेंगे, सेम द ब्लड सैंपल लेंगे फॉर द सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर द ब्लड ग्रुपिंग टेस्टिंग। देन स्वैब ले सकते हैं पेनिस से, स्पेशली फ्रॉम द ग्लैंड पेनिस एंड प्रीप्यूस एंड शाफ्ट। देन पेरिनियल स्वैब्स लेंगे, स्मीयर स्वैब्स लेंगे वहाँ से, यूरेथ्रल स्वैब्स लेंगे, बक्कल स्वैब्स लेंगे। जितने भी सैंपल्स हम लेते हैं उनको, वो सारे सैंपल्स को हम सील्ड करते हैं, लेबल करते हैं एंड हॉन्डेड ओवर करते हैं, एंड उसके साथ हम अपना ओपिनियन भी सबमिट करते हैं।